वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2। हमने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर्स और स्केलर्स की डिफरेंस पे बात की थी। हमने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, और हमने इसके डिफरेंस पे बात की थी कि अगर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आ जाए तो आपको किस तरह करना है। तो अगर तो आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज के दिन में स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं, उसको ग्राफिकली किस तरह कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो बेसिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस डायग्राम को हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वेक्टर डायग्राम। ठीक है, ये एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके अंदर हम वेक्टर्स को एरोस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि एक एरो इस तरह होता है जिसका एक एरो हेड होता है। ठीक है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है एरो एरो का उसको कहते हैं एरो हेड, और जो इसका बैक वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं टेल। ठीक है, उसके एक एरो हेड और टेल होते हैं। अब ये जो एरो हेड है, हमने इससे पहले प्रीवियसली बात की हुई है, लाइक आप लोगों ने 9th एंड 10th में भी पढ़ा हुआ होगा कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है आप उसको एक एरो हेड की मदद से, एक एरो के साइन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो लेंथ ऑफ एरो है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। जबकि जो उसका एरो हेड होता है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जब आपने किसी वेक्टर्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, वेक्टर डायग्राम। अब वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये बहुत आसान काम है, इसमें मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और इसके अंदर जब आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, और वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो ओ ए मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करने से आप कह सकते हैं कि जो डायग्राम बन रही है उसको हम वेक्टर डायग्राम कहते हैं, और वेक्टर्स को हम इस्तेमाल करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम एरोस कहते हैं। और उसमें एक दो चीजें और मैंने बताई। पहली चीज ये कि जो लेंथ ऑफ एरो है वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है, और जो उसका एरो हेड है वो आपको डायरेक्शन बना रहा है। बस यही सारा कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर पेपर में आ जाता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर्स ग्राफिकली, तो उसमें आप यही लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप बताएंगे कि हम उसमें वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और फिर वेक्टर डायग्राम के अंदर हम उस एरोस को इस्तेमाल करते हैं, और जो लेंथ ऑफ एरो है वो हमें बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और एरो हेड हमें बताता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये पूरा आंसर आप लिख रहे होंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ ग्राफिकली यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम के अंदर आप एरोस यूज करेंगे, और जो लेंथ ऑफ एरो है वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। जितनी लंबी लेंथ लेंथ रखेंगे इसका मतलब है उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट्स से आपको 20 मीटर्स का एक बनाना है, एरो बनाना है 20 मीटर्स इन ईस्ट। ठीक है, एक आपके पास वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर है आपके पास 30 मीटर्स इन ईस्ट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली जो 20 मीटर्स है उसकी एरो हेड छोटा होगा, और जो 30 मीटर है उसका एरो हेड बड़ा होगा, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है आपका, पहले वाला वेक्टर जो है वो 20 मीटर्स का है, और दूसरा 30 मीटर्स का है। तो जितनी लेंथ लंबी होगी ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अब ये लेंथ लंबी किस तरह रखते हैं, ये बेसिकली अब ऑब्वियसली 20 मीटर्स का पेज तो नहीं है हमारे पास, हम 20 मीटर्स तो नहीं पेज पे ड्रा कर सकते, तो हम क्या कहते हैं कि जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कर लेते हैं 2 4 6, और अगर कोई बड़ा ग्राफ बन रहा हो तो उसमें हम 5 10 20 भी कर लेते हैं।
5, 10, 15, 20 भी कर लेते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम कह देते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू लेट्स से 10 मीटर्स। तो आपको कितना बनाना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर के इक्वल है, तो आपको 20 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू। हम एक स्केल बनाते हैं, स्केल से हम लोग ये देखते हैं कि किस वेक्टर को कितना लंबा रखना है। तो इतना इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपको ये पता हो कि ग्राफिकली किसी वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके लिए आपने वेक्टर डायग्राम की हिंट देनी है, और उसके बाद आपने बताना है कि एरोस का इस्तेमाल होता है। लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड बताता है, जबकि हेड ऑफ द एरो डायरेक्शन बताता है। अच्छा, अब हैंड राइटिंग के अंदर या आप अगर टाइप कर रहे हैं तो उसमें वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोल्ड फेस लेटर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टाइपिंग के अंदर बोल्ड करना आसान होता है, लेकिन जब आप जब आप नोटबुक पे लिख रहे होगे, लेट से आपने किसी वेक्टर को लिखना है, तो आपको बोल्ड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एक वेक्टर है। तो अब आपने अपने आप को हैबिचुअल बनाना है इस चीज का, कि आप जब भी वेक्टर लिखे इस पूरे चैप्टर में, तो आपने उसके ऊपर एक एरो हेड लगाना है। अगर आप एरो हेड नहीं लगाते तो इट मीन्स कि वो वेक्टर बेसिकली वेक्टर नहीं है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। राइट। तो इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को समझे बगैर आप नेक्स्ट टॉपिक नहीं कर सकते। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है कि कोई भी अगर आपको वेक्टर दे दिया गया है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर हमें दिया गया है तो हम उसकी कंपोनेंट्स निकाल किस तरह सकते हैं, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस पे जाने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए जो कि मैथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया गया है। लेट्स से ये 2, 4, 6 और 8 है, और यहाँ पे भी आपके पास 2, 4 और 6 है। आपके पास अगर लेट्स से कोई इस तरह का एक पॉइंट है, तो आपको पॉइंट निकालना आना चाहिए। तो पॉइंट के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहां पे कौन सा नंबर है। वो पहला 6 है, तो आप पहले 6 लिख देते हैं। फिर आप उसको वाई एक्सिस पे ट्रेस करते हैं 4। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6, 4। राइट। और ये उसका ओरिजिन है। अच्छा, ये तो मैंने आपको पॉइंट निकालना सिखाया। ठीक है। आपने उस पॉइंट का देखा कि एक्स एक्सिस से 6 यूनिट्स है और वाई एक्सिस से वो 4 यूनिट्स है। तो अब इसी तरह अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी भी एक पॉइंट दिखाया है, इसी तरह आपको एक वेक्टर दे दिया जाएगा, और वो आपको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ना। ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक हो गया। एक और एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारी है एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अब इसके बाद लेट्स से इसको मैं एरो हेड लगा लेती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर लिया जो कि ये है, और इस वेक्टर को हम कहते हैं ए वेक्टर। और आप देखें कि क्योंकि मैं लिख रही हूँ तो इसलिए मैं उसके ऊपर एक एरो हेड लगा रही हूँ कि ये मेरा वेक्टर ए है। ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है जिसको हम लोग कहते हैं थीटा। अब आप देखें, ये वेक्टर जो मैंने बनाया है, ये ना तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मीन्स कि लेटा हुआ, मतलब एक्स एक्सिस पे तो नहीं है। तो ये ना तो हॉरिजॉन्टल है, और ना ही ये वेक्टर वर्टिकल है। वर्टिकल्स मीन कि वाई एक्सिस के अलोंग। तो इट मीन्स कि इस वेक्टर का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ दिस वेक्टर इज along x axis and some of some of this vector, some of the part of this vector is along y axis। तो इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा इसका एक्स एक्सिस के अलोंग है और कुछ हिस्सा इसका वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यही चीज है जो आपकी
आपकी बुक के ऊपर जो पहली पहली चीज है जिसको आप कहेंगे, मैं अभी यहाँ पे उसको उसकी डेफिनेशन भी लिखूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहती कि ये टॉपिक स्किप हो। तो सबसे पहली जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कुछ पार्ट इसका जो है वो एक्स के अलोंग है और कुछ पार्ट इसका वाई के अलोंग है। तो पहली हेडिंग आपकी बन जाएगी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज एन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर अलोंग गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शंस थी, वेक्टर हमारा ना तो एक्स के अलोंग था ना वाई के अलोंग था, तो हमने कहा कि उसका कुछ हिस्सा एक्स के अलोंग होगा, कुछ हिस्सा वाई के अलोंग होगा, और जो हिस्सा उसका एक्स के अलोंग होगा उसको हम कहेंगे एक्स कंपोनेंट, और जो हिस्सा उसका वाई के अलोंग होगा उसको हम कहेंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमारे पास इस केस में दो थे, कि जो उसका हिस्सा एक्स के अलोंग है वो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और जो हिस्सा उसका वाई के अलोंग था उसको हम कहेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो ये आपकी थी पहली हेडिंग। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्स कंपोनेंट इसका बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहां से आप नीचे जाते हैं, आपने जब एक पॉइंट का फाइंड किया था एक्स के अलोंग उसका क्या बन रहा है, तो आप इसी तरह नीचे गए थे और आपने देखा कि यहां से यहां तक जो एक वेक्टर बन रहा है ये उसका एक्स कंपोनेंट है। तो मैं उसको लिखूंगी ए एक्स, यानी कि ये उसका ए एक्स कंपोनेंट है। अब इसी तरह जब आप बनाएंगे वाई वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, इधर से इस तरफ जाएंगे और वाई एक्सिस के अलोंग आप उसका कंपोनेंट देखेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, ए वाई कंपोनेंट। राइट। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं ए वाई को ए एक्स की जगह, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली साइड और वो वाली साइड तो बराबर है, इट मीन्स कि ए वाई को मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज लग रही है जिसको हम लोग कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल बेसिकली फैक्टर्स की एडिशन का रूल है। आपको पता है कि आप किसी भी नंबर को ऐड करना हो तो आप सिंपली उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन वेक्टर्स को ऐड करना हो तो एक रूल लेना पड़ता है, इसको फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है, उसको ऐड करते हैं और एक वेक्टर बनता है। जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि इसका रिजल्टेंट फाइंड करो। रिजल्टेंट का क्या मतलब है, कि मतलब इन दोनों वेक्टर्स को जमा करो और बताओ कि क्या रिजल्टेंट आता है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, कि सबसे पहले तो पहला वेक्टर उठाएंगे, ए वेक्टर, उसको इस तरह ड्रॉ किया, इसी तरह ये बी वेक्टर को ड्रॉ किया। आपने उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ ऑफ वेक्टर एक ही रखनी है, आपने उसकी लेंथ नहीं चेंज करनी। ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब ये देखिए, आपने वेक्टर्स को जब ऐड किया ना, तो पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे की टेल आई, लेकिन जब आपने रिजल्टेंट बनाना है ना, तो रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर की टेल के ऊपर वेक्टर की टेल आएगी और हेड के ऊपर हेड आएगा। तो इसका मतलब है कि इन वेक्टर ए और बी को जमा करने से जो आपके पास वेक्टर आया है वो है रिजल्टेंट वेक्टर, और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें, तो ए एक्स और ए वाई का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए है। ठीक है, यानी कि जो हमारा वेक्टर है वो बेसिकली क्या होता है, वो रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स होता है। तो आप अपने वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट हेडिंग में आपको लिख के देती हूँ, कि अ वेक्टर मे बी, ये आपकी बुक और वर्डिंग एग्जैक्टली मैं यूज कर रही हूँ ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। अ वेक्टर मे बी considered as the resultant of its component vector, of its component vectors along specific direction और along specified directions, कि आपका जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है, वो रिजल्टेंट है उसके कंपोनेंट्स का। अगर उसके दो कंपोनेंट्स को आप हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करें तो आपके पास आपका वेक्टर आ जाएगा। तो अब चूंकि आपका जो वेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो वेक्टर है वो
ना तो अलोंग एक्स एक्सिस है और ना ही अलोंग वाई एक्सिस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा है और हमें पता होना चाहिए कि इसका वाई कंपोनेंट कौन सा है। यही तो आपका क्वेश्चन है, यही तो लॉन्ग क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, कि आपको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप अलोंग एक्स और वाई फाइंड कर रहे हो और एक्स और वाई के दरमियान 90 का एंगल है। ठीक है, जब भी आपके जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो एक्स और वाई तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए, क्योंकि इसके दरमियान आपको पता है 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को डिफाइन करने के बाद, वेक्टर को डिफाइन करने के बाद आप जिस चीज को डिफाइन करेंगे वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आप डिफाइन करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करते हुए आप क्या लिखेंगे कि इट इज बेसिकली usually convenient to resolve a vector into its components along the mutually perpendicular directions। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, the components of vector along the mutually perpendicular directions, mutually perpendicular directions are called rectangular components, are called rectangular components। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आपने लिख ली कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि हमने पीछे देखा है कि वेक्टर ए का जो एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट था उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब बेसिकली जो चीज है वो है हमारी डेरिवेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपकी आ जाएगी डेरिवेशन। डेरिवेशन में भी मैथमेटिकल डेरिवेशन आप हेडिंग अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो इसमें अब आप जो जो कर रहे हैं वो आपने सब कुछ लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक एक्स और वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉपिक का नाम दोबारा से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आपको वेक्टर दिया गया है और आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं। अब मेरे वेक्टर का नाम है ए और मैं इसके ऊपर एरो हेडिंग लगा रही हूँ, और इसको जिन पॉइंट से मैंने जाहिर किया है वो है ओ और बी, और ये मैं एंगल बना रहा है थीटा का। अब जब आप इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेस करेंगे तो इसका एक ए एक्स कंपोनेंट बनेगा, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि जो उसका एक्स कंपोनेंट है। और जब आप इसको इस तरफ ट्रेस करेंगे तो आपके पास एक ए वाई कंपोनेंट बनेगा। तो आपने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स देख लिए, ए एक्स और वाई। अब आपने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है कि लेट देयर बी अ वेक्टर ए, कि आपके पास एक क्या है, एक वेक्टर ए है। सबसे पहले आपने वेक्टर ए बनाया ना, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ बी। मैंने ओ बी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहां तक लिख लिया कि सबसे पहले मैंने एक वेक्टर बनाया ओ बी, और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए से, और वो एंगल बना रहा था थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको ओ एम कह लें और इसको कह लेते हैं ओ एन। फिर आप कहेंगे प्रोजेक्शन। अब मैं एक्स एक्सिस का, एक्स कंपोनेंट का बताने लगी हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जिसको हमने ओ एम से रिप्रेजेंट किया है अलोंग एक्स एक्सिस, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाना भूल गई हूँ, और आप लोगों ने नहीं भूलना, ये ए एक्स और ए वाई वैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह अभी तक डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुई। इसी तरह आप लिखेंगे कि प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर ए जिसको हमने ओ एन कहा है along y axis is represented by a y। ठीक है, अब हमारे पास ए एक्स और ए वाई तक की डिस्क्रिप्शन मुकम्मल हो गई। तो अब हम इस पे अगर हेड टू टेल रूल लगाएं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हेड टू टेल रूल लगाने से हमारे पास वेक्टर बन रहे हैं, रिजल्टेंट बन रहा है ना। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो हमारे पास एक्चुअल वेक्टर है वो रिजल्टेंट है ए एक्स और ए वाई का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या था? वेक्टर एडिशन थी। तो हेड टू टेल रूल से आपको पता चला कि जो आपका वेक्टर है वो है सम ऑफ द कंपोनेंट, सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट वेक्टर। जब आप ए एक्स और ए वाई को विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल ऐड करते हो तो आपके पास एक वेक्टर बनता है जिसको हम वेक्टर ए कहते हैं। ठीक है, अब जब भी आप किसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो आपने नेक्स्ट जो लिखना होता है उसने एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है इसमें ए क्या है, ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द ए एक्स एंड ए वाई are the components of वेक्टर ए। तो ये आपने फाइंड किए हैं वेक्टर ए के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये दोनों चूंकि राइट एंगल पे हैं, आपको पता है कि एक्स एक एक्स एक्सिस वाला तो एक्स के अलोंग है और वाई वाला वाई के अलोंग है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो आप कहेंगे दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो होगा ए कॉस ऑफ थीटा के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। अब आप यहाँ पे मे बी कंफ्यूज हो कि एक्स एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल किस तरह है और ए वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो ए साइन ऑफ थीटा के इक्वल किस तरह है। तो इसके लिए मैं आपको रीजन बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी जब आपको वेक्टर को ऐड करके दिखाया, यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपके पास जैसे ये ए एक्स है और ए वाई है, क्योंकि जब ये दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड होते हैं तो ये आपको रिजल्टेंट देते हैं कि जो कि आपके वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब अगर आप में वेक्टर ए और वेक्टर ए एक्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जिसको कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा होता है। कॉस ऑफ थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन हेयर मीन्स कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस पे है आपके पास ए एक्स, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज पे है ए। और साइन ऑफ थीटा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि परपेंडिकुलर पे आपके पास है ए वाई और हाइपोटेन्यूज पे है ए। अब अगर आप पहली इक्वेशन को अरेंज करें तो ए एक्स आपका बन जाता है ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल और ए वाई जो है वो आपका बन जाता है ए साइन ऑफ थीटा के इक्वल। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये चीज है, ये आप चीज कोट कर सकते हैं। ये अगर आप कोट करेंगे तो ये बहुत अच्छा साइन देगा। ठीक है, ये इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे। तो ये था पूरा टॉपिक जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से डिफाइन करेंगे, फिर आप वेक्टर का बताएंगे, फिर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बताएंगे, फिर आप लिखेंगे डेरिवेशन और डेरिवेशन के साथ आप
उसके अंदर जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसका बताएंगे कि उसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, और फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बता के इस टॉपिक को एंड करेंगे, और ये आपका एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप हमने उसको देखा। आप इसको अपनी बुक के साथ टैली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपकी बुक से एग्जैक्टली कॉपी किया जाए ताकि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये बज़ाहिर आपको बहुत छोटा सा टॉपिक दिया गया, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने इसके अंदर हेडिंग्स डाल के करना है, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी लेंथ का भी हो जाए, और आपकी जो मार्क्स हैं वो भी पूरे आए। ठीक है, आप एज इट इज लिख देंगे, आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा है, फिर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पे बात की है। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दैट इज अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये करेंगे सम टाइम। आपको एग्जामिनर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ दे देता है, मीन्स कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी दे देता है। इट्स वेरी रेयर केस, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों क्वेश्चन सेपरेट ही आते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब आप करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और उसके साथ फिर आगे एक एग्जांपल है 2.1, उसको भी समझने के लिए आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें, उसको लिखें और उसके नोट्स बनाएं। तो आज का हम लेक्चर एंड करते हैं। अपकमिंग लेक्चर में हम डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।